प्यारे बच्चों, अध्याय वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, इसके आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ क्वेश्चन। यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा। जैसे कि आपको पता है ऊंचाई जाने पर वायुदाब में भार में कमी होती है, तो इसका आंसर आएगा 900 मिलीबार। ऐसे ही अंत उष्ण कटिबंधीय अभीषण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। ये भाई कम आपको पहले बताया था, अतः उष्ण कटिबंधीय अभीषण क्षेत्र विषुवत वृत्त पर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत होगी। वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। इसका सही उत्तर है साइबेरिया का मैदानी भाग। अब कुछ आपके 3 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं जिनको आपने 30 शब्दों में आंसर देने हैं। वायुदाब मापने की इकाई क्या है। मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है। वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार है। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई किलो पास्कल है, जिसे HPA लिखा जाता है। वायुदाब के अक्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के सतह पर घटा लिया जाता है। समुद्र पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ अर्थात उपोषण उच्च दाब से, उपोषण आपने पढ़ा था कल, उपोषण से भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उपोषण उच्च दाब से विषुवत वृत्त की ओर हो तो उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय पवनें उत्तरी पूर्वी क्यों हो जाती है। आपने पढ़ा था कोरियोलिस बल, उस बल के दौरान अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसके प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर अगर सीधी आ रही है तो ऐसे अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी, अपनी दाईं ओर दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में अपने कहां हो जाएगी, बाईं तरफ विक्षेपित हो जाएगी। कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दोनों बलों के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। इसलिए जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो अर्थात उपोषण उच्च दाब से विषुवत वृत्त की ओर हो तो उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय पवनें उत्तर पूर्वी होती है। भूविक्षेपी पवनें क्या है। भूमंडलीय पवनें जो पूरे भूमंडल पर चलते, भूविक्षेपी पवनें क्या है। पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है और दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। ये पवनें भूक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती है। समुद्र व सतल समीर क्या होती है। समुद्र पे चलने वाली पवनें और सतल समीर सतल की ओर से चलने वाली पवनें। सतल व समुद्र समीर क्या है। सतल समीर सतल भाग से ये जाएगी, सतल भाग से समुद्र की ओर चलती है और यह प्राय रात में चलती है, जबकि समुद्र समीर
समुद्री भाग से सतल की ओर चलती है, यह प्राय दिन में चलती है। उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में सतल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान सतल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः सतल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं, उन पर उच्च वायु दाब बना रहता है। इससे समुद्र से सतल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से सतल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रभावित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। समुद्र समीर के रूप में प्रभावित होती है, रात्रि में इसके विपरीत होता है, विपरीत प्रक्रिया होती है। समुद्र सतल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता सतल से समुद्र की ओर तरफ होने पर सतल समीर प्रभावित होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपने देने हैं। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जो पवनें जो चलती है, जो उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, किन के कारण पवनें चलती है और किन के कारण विक्षेपित हो जाती है। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब या कम दाब की तरफ प्रभावित होती है, बहती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर अक्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है: दाब प्रवणता, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रभावित करता है। दाब प्रवणता क्या है? वायुमंडलीय दाब भिन्नता, भाई कम या ज्यादा, एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहां समदाब रेखाएं पास पास होती है, वहां दाब प्रवणता अधिक होती है, व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। घर्षण बल, यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसको प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। कोरियोलिस बल, अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास कोई भी बिंदु सर्वाधिक तीव्र गति से संचालित करता है। कोरियोलिस बल के बारे में पीछे भी बताया गया है, उसके बारे में अच्छी तरह से आप याद कर लेना। पृथ्वी पर वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण का वर्णन करते हुए चित्र बनाए। 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री अक्षांशों के उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब के संदर्भ संभव बताइए। कल भी आपको जो बताया गया था, 0 डिग्री उपोष्ण, अधोध्रुवीय और ध्रुवीय, ऐसे नीचे दक्षिण की तरफ होता है। उपोष्ण, अधोध्रुवीय, ध्रुवीय कहिए या फिर ध्रुवीय। वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। विषुवतीय क्षेत्र, जहां उच्च तापमान है, वहां निम्न वायुदाब है। निम्न ताप वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब उच्च है। 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के पास उपोष्ण उच्च दाब के और 60 डिग्री उत्तर तथा 60 डिग्री दक्षिण के पास 2 उपध्रुवीय निम्न दाब के मध्यवर्ती अक्षेत्र है। चित्र देख लीजिए, ध्रुवीय कोष्ठ, चित्र का अच्छी तरह से अध्ययन करना आपने। उच्च सूर्य ताप में निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु सघन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। उष्ण कटिबंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती है। अभिसरित वायु सघन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। यह अक्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर ही क्यों होती है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार भाग में मूसलाधार वर्षा होती है, उच्च वेग की पवनें चलती है और
क्यों? समुद्री भागों में सतल भागों की अपेक्षा उच्च वायुदाब पाया जाता है और पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसलिए समुद्री भागों के उच्च वायुदाब की पवनें सतलीय भाग के निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की सन्मार्गी पवनें मिलती है। इस क्षेत्र को अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। समुद्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से पवनें तेजी से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं। समुद्र में हमेशा सतल की अपेक्षा उच्च वायुदाब रहने के कारण हमेशा चक्रवात समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। समुद्री क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न होने के कारण वहां से चलने वाले पवनों में जलवाष्प भरी रहती है, जिसके कारण चक्रवात पवनों से समुद्र तटवर्ती भागों में काफी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भारत के पूर्वी तट और चीन के दक्षिणी तट पर काफी वर्षा होती है। ये क्वेश्चन थे, आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चनों को लिखना है। एक बार देख लीजिए, अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए एक बार। सभी क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और इन्हें आपने याद करना है।